I hope you will like the video, and if you like, please subscribe my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में। अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट, व्हाट इज बेसिसिटी? जब कोई सब्सटेंस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, तब उसको हम बेस बोलेंगे। अमोनिया एज वेल एज ऑल काइंड्स ऑफ एमिन्स, दे एक्ट एज बेसिस। यहाँ पे आपको बेसिसिटी कंपेयर करना है। इनमें एरोमेटिक एमिन भी है और एलिफेटिक एमिन भी है। ऑलवेज रिमेंबर कि एलिफेटिक एमिन्स एंड अमोनिया दे आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन कंपेयर टू एरोमेटिक एमिन्स। अब यहाँ पे एरोमेटिक एमिन में दो आपको दिखेगा, एक तो है एन मिथाइल एनिलीन और दूसरा है बेंजीनामिन। इथेनामिन एज वेल एज एन इथाइल इथेनामिन, दे बोथ आर एलिफेटिक एमिन्स। सबसे पहले हम लेते हैं एन मिथाइल एनिलीन को। यह है एनिलीन का स्ट्रक्चर। तो एन मिथाइल एनिलीन मतलब एक हाइड्रोजन एटम एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर NH, यहाँ पे लगा दो CH3। देन इट इज बेंजीनामिन, इसका स्पेशल नेम है एनिलीन। इसके बाद है इथेनामिन, एलिफेटिक एमिन। लास्ट में है एन इथाइल इथेनामिन। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, बेंजीनामिन। इसमें देखिए बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। रीजन क्या है कि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज रहेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लो, तो देखिए ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो दिस विल बी द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देख रहे हो, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अवेलेबिलिटी अगर कम होगी, इन दैट केस क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर बाकी सब के कंपैरिजन में कम रहेगा। सो बेंजीनामिन विल बी द लीस्ट बेसिक वन इन दिस केस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एन मिथाइल एनिलीन। आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप्स आर हैविंग प्लासा इंडक्टिव इफेक्ट, दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ड्यू टू द प्लासा इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, the electron density on the nitrogen atom in this case will be higher than compared to benzenamine, जहां पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। So due to this reason, N-methyl benzenamine will be more basic than benzenamine. नेक्स्ट हम आ जाते हैं दो एलिफेटिक एमिन में। इथेनामिन देखिए ये है। अभी मैंने आपको बोला कि अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके इसके बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देंगे। तो इथेनामिन तब किससे ज्यादा बेसिक हो, इथेनामिन बेसिक हो गया ज्यादा एन मिथाइल एनिलीन से। और लास्ट में है हमारा एन इथाइल इथेनामिन। तो यहां भी देखिए इसमें दो अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सबसे ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगा, उसकी बेसिसिटी विल बी द हाईएस्ट। सो ऑर्डर कौन सा हो रहा है तब, करेक्ट नंबर 3, एन इथाइल इथेनामिन ग्रेटर देन इथेनामिन, इथेनामिन ग्रेटर देन एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन ग्रेटर देन बेंजीनामिन। सो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अब ये केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखिए तीन कंपाउंड आपको दे दिया गया है एंड दे आर आस्किंग अमंग द गिवन कंपाउंड्स 1 to 3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड मार्क्ड विथ एस्टेरिक्स। ये एस्टेरिक्स मार्क्स है इज। नंबर 1 में ये वाला बॉन्ड में एस्टेरिक्स दिया हुआ है, नंबर 2 में ये वाला बॉन्ड में एस्टेरिक्स मार्क्स दिया हुआ है, नंबर 3 में ये वाला बॉन्ड में एस्टेरिक्स मार्क्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आपको निकलना है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब देखिए नंबर 1 में ये वाला कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, आपको पता ही है बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। Let us now see what is the hybridization of this one. In this compound number 2 में ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को समझना है। तो ये जो कार्बन एटम है ये देखिए ये वाला कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्डेड है। ट्रिपल बॉन्डेड मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। Let us now see this one. ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसमें एस्टेरिक्स लगा हुआ है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, as this carbon is not forming any double or triple bond, only single bond it is making, so इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब देखिए कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब 50% s कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे एक s और एक p का मिक्सिंग हुआ है, तो 50% s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर। उसके बाद है sp2। sp2 हाइब्रिडेशन अगर है 3 ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है, 2p और एक s, दैट मीन्स आउट ऑफ 3 1 पार्ट इज s
दैट मीन्स यहाँ पे 33% मान लो एस करेक्टर। और जो sp3 है उसमें 4 ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है, 3p 1 s, दैट मीन्स आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स 1 ऑर्बिटल इज एस, दैट मीन्स यहाँ पे 25% जो है एस करेक्टर। रिमेंबर, ग्रेटर द एस करेक्टर शॉर्टर विल बी द साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये आपको गोल्डन रूल याद रखना है। और स्ट्रॉन्गर इज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये जो नंबर 2 में ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बिकॉज यहाँ पे कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp है। सो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला कंपाउंड में ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जहां पर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और सबसे लीस्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ये वाला, जहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर देन? नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑर्डर, 2 greater than 1 greater than 3। Let us solve this. There are 2 statements. एक assertion है, एक reason है। assertion वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड है इट अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन दिस वन। अल्काइल ग्रुप यहाँ पे सेम है, देखिए ये CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 Cl। सो दैट मीन्स ये है आयोडोब्यूटेन और ये है क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए? बॉन्ड के पोलैरिटी पे डिपेंड करना चाहिए। आर ग्रुप में जो C के साथ I का बॉन्ड है या तो जो C के साथ Cl का बॉन्ड है, वो बॉन्ड की पोलैरिटी जितना ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड इजीली टूटना चाहिए और रिएक्टिविटी भी उतना ज्यादा होना चाहिए। पोलैरिटी का ऑर्डर क्या है? RCl ग्रेटर देन RF ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RI। ये जो है पोलैरिटी ऑर्डर। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन RCl की पोलैरिटी मतलब डाइपोल मोमेंट, आपको पता है डाइपोल मोमेंट हाई है तो पोलैरिटी भी हाई है। तो RCl का RF से क्यों ज्यादा है? बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। फ्लोरीन के केस में क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो फ्लोरीन के ऊपर सबसे ज्यादा होगा, लेकिन फ्लोरीन एटम के जो साइज है दैट इज द स्मॉलेस्ट। दैट इज वाई जो यहाँ पे चार्ज इनटू डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत कम आ जाते हैं देन कंपेयर टू RCl। Cl के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से कम है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। दैट इज वाई RCl का जो डाइपोल मोमेंट वैल्यू वो RF से ज्यादा है। उसके बाद RF का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज ग्रेटर देन RBr एंड देन RI। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही होना चाहिए, बट देन रिएक्टिविटी ऑर्डर ये नहीं है। रिएक्टिविटी ऑर्डर है RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF। ये क्यों? बिकॉज ये जो आयोडीन एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों हैलोजन में सबसे कम इसका है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बिल्कुल ग्रुप में नीचे है ये, इसलिए इट्स साइज इज वेरी ग्रेट एंड सो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वही यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CI बॉन्ड विल बी द लीस्ट, सो इट विल बी ब्रोकन इजीली एंड दैट्स व्हाई RI विल बी हैविंग द हाईएस्ट reactivity. So when the alkyl group is same, then in both the mechanism SN2 as well as SN1, जो iodobutane है that will be more reactive than compared to chlorobutane. That is why ये जो assertion है ये तो सही है ही है। This compound undergoes SN2 reaction faster than this compound and iodine is a better living group because of its large size. तो दोनों ही सही है। So कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो। नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। इट इज फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर। 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y make a solution having a vapor pressure of 70 torr. The vapor pressures of pure X and pure Y are 63 torr and 78 torr respectively. आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस सॉल्यूशन को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो तो 70 टॉर बता दिया, और जो लिक्विड X और लिक्विड Y इनका मोल भी बता दिया। हमें राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होना चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमें पता है कि P टोटल मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ X इनटू वेपर प्रेशर ऑफ X in the pure state P naught X plus mole fraction of Y into vapor pressure of Y in the pure state। अब देखिए मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ X
एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ y। नंबर ऑफ मोल्स दे दिया गया है, बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x इज 5 divided by total number of moles, that is 5 plus 10, so it will be 5 by 15, so it will be 1 by 3। तो x of y कितना हो जाएगा? Number of moles of y is 10 divided by 5 plus 10, that means 10 by 15, so ये हो जाएगा 2 by 3। सेम मोल फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। p टोटल इज इक्वल टू p नॉट x की वैल्यू कितना है? 63 प्लस 2 by 3 इंटू पी नॉट वाई कितना है? 78। 3 और 63 कैंसिल होकर के 21 हो रहा है, 3 और 78 कैंसिल होकर के 26 हो रहा है। सो ये मल्टीप्लाई करने से सो ये आ जाएगा 21 प्लस 52 73 टॉर। तो देखिए सॉल्यूशन का कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आ गया 73 टॉर, लेकिन ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो है 70 टॉर। दैट मीन्स मिक्सिंग के बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया है, कम हो गया है। ये कब होता है? जब दो लिक्विड को आप मिक्स करो, उनके बीच में किसी ना किसी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, तो हर एक लिक्विड का जो वेपर फेज में एस्केप होने का जो टेंडेंसी है दैट डिक्रीजेस। दैट मीन्स इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इन दैट केस हम क्या कहेंगे? द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा? द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, नंबर 2 विल बी द करेक्ट वन। स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व this chemistry question. In this question it is said how many products including stereoisomers are expected to form from monochlorination of the following compound। ये compound है, इसका monochlorination मतलब one hydrogen atom will be replaced by one chlorine atom। So first of all ये जो कार्बन एटम है जो कि एक प्राइमरी कार्बन एटम है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को अगर हमने एक क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर दिया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH2Cl। तो देखिए ये एक ही प्रोडक्ट होगा, इसका कोई आइसोमर नहीं होगा। तो दो हाइड्रोजन एटम अगर है तो ये कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, सो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। नाउ लेट अस सपोज ये वाला कार्बन एटम जो कि सेकेंडरी कार्बन एटम है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हम Cl से रिप्लेस कर देते हैं, देन दिस विल बी द प्रोडक्ट। नाउ सी दिस कार्बन एटम इज हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। एक हाइड्रोजन एटम, एक क्लोरीन एटम, एक मिथाइल ग्रुप और एक ये पूरा ग्रुप। तो दिस इज ए एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक कंपाउंड में है, देन इट विल बी ए कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड मतलब मिरर के सामने अगर हम इसको रखेंगे तो इसका दो आइसोमर हमें मिलेगा जिनको हम स्टीरियोआइसोमर बोलेंगे। एक को प्लस से, एक को माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सपोज Cl एटम, ये आपका हाइड्रोजन एटम। एज दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। आपको पता है टेट्राहेड्रल इज नॉन प्लानर। दो बॉन्ड अगर प्लेन में है, एक बॉन्ड होगा अबव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन। अब इसके सामने अगर एक मिरर हो तो मिरर में ऐसा इमेज आएगा। सो इसको अगर आप प्लस मानते हो तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ये लेवोरोटेटरी होगा। दैट मींस 2 स्टीरियोआइसोमर्स यहाँ पे हमें मिल रहा है, दैट मींस 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें मिल रहा है। नाउ लेट अस कम टू दिस कार्बन एटम जो कि एक टर्शियरी कार्बन एटम है। इसको अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो ये हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम से रिप्लेस होगा। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। तो देखिए ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, इसके साथ दो सेम ग्रुप है, इट इज अ कायरल। दैट मींस यहाँ हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। लास्टली इस साइड से जो प्राइमरी कार्बन एटम है, यहां से अगर एक हाइड्रोजन को हम क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं। अब देखिए ये वाला कार्बन एटम फिर से एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया है, क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप हो गया है। एक हाइड्रोजन एटम, एक मिथाइल ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप है और एक CH2CH3 ये ग्रुप है। ये जो कंपाउंड है इट इज कायरल। इसका 2 स्टीरियोआइसोमर बनेंगे जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। 2 प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो आप देखिए तो कितना प्रोडक्ट टोटल मिला है? टोटल 6 प्रोडक्ट्स हो रहा है। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? नंबर 4 ऑप्शन इज करेक्ट हियर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 1 के सिलेबस से है। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ज्यादातर केसेस में ऑक्सीजन भी होते हैं, बट देन इन सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सम अदर एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, जैसे कि नाइट्रोजन, हैलोजेंस या तो सल्फर। इनका डिटेक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये है कि नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है लेसेंस टेस्ट। लेसेंस टेस्ट करने के लिए लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। और लेसेंस एक्सट्रैक्ट कैसे बनते हैं? सोडियम मेटल का छोटा सा पीस लिया जाता है जिसको फ्यूजन ट्यूब में लेकर के
हीट किया जाता है जेंटली, तो एक ग्लोब्यूल का, शाइनिंग ग्लोब्यूल का फॉर्म में वो आ जाता है। उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया जाता है जिसमें हमें नाइट्रोजन, सल्फर या तो हैलोजन का प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है, और उसके बाद उस फ्यूजन ट्यूब को स्ट्रांगली हीट करके रेड हॉट किया जाता है। उसके बाद एक आपका चाइना डिश में पानी लेकर के उसमें उसको डाल दिया जाता है, तो वो जो फ्यूजन ट्यूब है वो नीचे से टूट जाती है और सारा मिक्सचर है वो पानी में आ जाता है। उसके बाद उसको बॉयल करके फिल्टर करके बन जाता है लैसेंस एक्सट्रैक्ट। अब लैसेंस एक्सट्रैक्ट लेकर के हम जो है नाइट्रोजन के लिए अलग से टेस्ट करेंगे, सल्फर के लिए अलग से टेस्ट करेंगे, हैलोजेंस के लिए अलग से टेस्ट करेंगे। जब सोडियम फ्यूजन किया जाता है तो ये जो एलिमेंट्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्रेजेंट हो तो वो कोवेलेंट फॉर्म में होता है। जैसे सोडियम फ्यूजन किया जाता है तो ये कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें नाइट्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो तो सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर के जो कार्बन है वो और नाइट्रोजन तीनों मिलकर सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर अगर है तो सोडियम फ्यूजन के टाइम सोडियम और सल्फर मिलकर सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट होगा। अगर हैलोजेंस प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे X से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो फोर्थ रिएक्शन है दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू लैसेंस टेस्ट। लैसेंस टेस्ट में ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ये और कार्बन का जो रिएक्शन दिखाया है ये रिएक्शन लैसेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। Which reaction does not belong to Lassen's test? Number 4 will be the correct option here.